ससुराल में सिर्फ शौहर ही को खुश रखना है, बाकियों से आपका कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। ज़्यादातर शादी से पहले बच्चियों के जहन में यही चीज़ डाली जाती है, आपने इस तरह करके जाके ससुराल में घर के काम काज करने हैं और अपने शौहर को खुश रखना है। बस शौहर की शौहर शौहर भाई, शौहर को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका तो नहीं है ना कि आप बन सवर के उसके सामने बैठ जाएंगी और आप तैयार होंगी और आप उसको जो है ना फिजिकल होंगी उसके साथ, तो तभी शौहर खुश होगा। एक शौहर को खुश रखने के लिए और अपने आप को खुश रखने के लिए, अपना ज़हनी सुकून कायम रखने के लिए ससुराल में सबसे जो कीमती रिश्ता होता है वो सास होती है, जो आपके हस्बैंड की माँ होती है, जिसने सारी ज़िंदगी उसको पाला होता है, उसको खिलाया पिलाया होता है और अपने बड़े लाड से और बड़े नाज़ों से पाला होता है अपने बेटे को। और उस सास के साथ जब आप जाते ही बिल्कुल गैरों वाला सलूक करती हैं तो शुरुआत के दिनों में शौहर को आपके साथ फिजिकल होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो शौहर भी आपसे थोड़ा सा उकताने लगता है या बोर होने लगता है, क्योंकि मर्द की फितरत में है उकताहट, बोरियत, और हर मर्द वफादार भी नहीं होता, हर मर्द एक औरत पे टिकता भी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और ना भी आए तो भी वो अपनी बीवी से तभी खुश रहता है जब उसको मुकम्मल तौर पे ज़हनी सुकून मिला हुआ हो, जब वो हर रिश्ते से खुश हो। और ऐसा करने में आप अपना पूरा बेस्ट दें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। लेकिन अगर फिर भी आपसे कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम कल आपके दिल में ये दुख तो नहीं होगा ना कि हमने कुछ किया ही नहीं था, हमने कोई कोशिश ही नहीं की थी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। मैंने अपने चैनल पर हर किस्म की मोटिवेशनल वीडियो शेयर की है, मैंने अपनी ज़िंदगी का पूरा तजर्बा आपके साथ शेयर किया है और आगे भी कर रही हूँ। मैं ख़ुद 4 बेटियों की माँ हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, जो मैंने की, जो गलतियाँ मैंने नहीं भी की और मुझे उनकी सज़ा मिली, इसके वो सब कुछ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो आने वाली बच्चियाँ हैं कम से कम उनकी ज़िंदगियाँ खुशहाल और ख़ूबसूरत गुजरें और वो किसी भी ज़हनी टेंशन का सामना ना कर सकें, वो डिप्रेशन की मरीज़ा ना बने, टेंशन की मरीज़ा ना बने। अपनी ज़िंदगी में सुकून कायम हम खुद कर सकती हैं, अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकती। अगर एक औरत माँ बन सकती है, 9 महीने एक बच्चे को अपनी गोद में रख सकती है, तो ये छोटे छोटे से जो काम हैं आजकल की पढ़ी लिखी बच्चियाँ बहुत आसानी से समझ भी जाती हैं और कर भी लेती हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी उन्हें गाइड करने की ज़रूरत है। तो आपको मेरी वीडियो में हम सारी इसी किस्म की मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी, कोई नेगेटिविटी नहीं है, समझाने के लिए है, ग्रूमिंग के लिए है, ताकि आप बिल्कुल भी ज़हनी मरीज़ा ना बने। वीडियो में आप देखेंगे मेरी रोज़ की रूटीन, लेकिन मेरी वीडियो को मुकम्मल सुनना है, आपके बहुत काम आएगी और इसे अपनी बेटियों के साथ शेयर भी लाजमी करना है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्ट और आपके सब्सक्राइब के बगैर मेरा चैनल कुछ भी नहीं है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा और जैसे ही मेरा चैनल ग्रो करेगा इंशाल्लाह मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को गाइड करूँगी कि चैनल को ग्रो करने में जो है ना किस चीज़ का होना ज़रूरी है। मतलब जो जो मैंने यूट्यूब से सीखा है वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अगर मुझे कोई कामयाबी मिली तो। अच्छा जी, आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि शादी के बाद अपने हस्बैंड को नंबर 1 तरीका तो होता है उसके साथ फिज़िकल होकर रहना, खुश रहना, अच्छे कपड़े पहनना, तैयार होना, ठीक है, ये होता है। नंबर 2 पे आ जाती है आपकी समझदारी, आपकी अक्लमंदी। अब नई नई शादी के बाद बच्चियां भी दो दोराहों पर खड़ी होती हैं। अगर वो हस्बैंड को टाइम दे तो ससुराल वालों को नहीं दे पाती, ससुराल वालों को दे तो हस्बैंड को नहीं दे पाती। उसकी वजह ये होती है कि बच्चियां जो होती हैं, नई नई बच्चियां, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती, उन्हें यही लग रहा होता है कि शादी हो गई है तो हमने सिर्फ अब बनना संवरना है और आके बैठ जाना है खाने पीने के लिए। और अगला बंदा जो वहाँ पे रह रहा है, अगर वहाँ पे आपकी देवरानियाँ जेठानियाँ मौजूद हैं तो ऐसे में तो आपको अपनी सास को अपने कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। अब सास को कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं होता, ऐसा कोई जो है ना बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। बहुत आसान सा तरीका है कि आपने अपनी सास से हर किस्म का मशवरा करना है, हर किस्म की बातचीत करनी है, उनके पास बैठना है, बैठ के उनके साथ गपशप लगाएं। आप नोट करें, जाते ही देखें कि आपकी सास को कौन सी बात ज़्यादा पसंद है, कौन से काम ज़्यादा पसंद है। अगर आपकी सास को सुबह जल्दी उठ के घर के काम समेटना पसंद है तो आप अपने शौहर के साथ ज़्यादा देर दोपहर तक सोई ना रहें, बल्कि आप जल्दी से उठ जाएं, उठ के अपनी सास के पास पहले जाएं और शुरुआत की ज़िंदगी जो होती है ना
वैसे ही इसमें शुरुआत के दिनों में अगर आप जितना अच्छा इंप्रेशन अपने ससुराल में डालेंगी वो एंड तक आपके साथ रहेगा। और अच्छा इंप्रेशन यही होता है कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, जल्दी से शावर लेना, नमाज़ पढ़ना और उसके बाद अपनी सास के पास आके बैठना, नाश्ता उनके साथ करना, खाना। आप एक टाइम का खाना या नाश्ता अपनी सास के साथ ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी सास के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं पे भी आप जा रही हैं, आप अपनी सास से इजाज़त लें, उनसे पूछें, अम्मी मैंने ये काम करना है, मैंने यहाँ जाना है, मैं चली जाऊँ। तीसरी चीज़ ये है कि अपने कमरे की कोई भी सेटिंग करनी है, कोई भी चीज़ आपने बाहर से उठा के लेके जानी है, तो आप इस तरह ना कहें कि मैं ये उठा लूँ, मैं ये ले लूँ या मैं अपने रूम में रख लूँ। नहीं, आप अपनी सास को अपना मसला बताएं कि यहाँ पे ना मेरे साथ ये मसला है, मैंने इस चीज़ को ऐसे रखना था लेकिन अब मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। मुमकिन है वो खुद ही आपकी बात को समझ जाएं और वो खुद ही आपको कह देंगी कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं आपके साथ ये रखवा देती हूँ या आपको ये चीज़ मंगवा देती हूँ। जब आप ऐसा करेंगी और आपकी सास इस तरह आपका साथ देगी तो आपके हस्बैंड भी खुश होंगे, वो भी समझ जाएंगे कि ये समझदार भी है और इसको घर को सुकून से रखना भी आता है। देखें, आपकी लड़ाई झगड़ों का आपके शौहर से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपके शौहर को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसे दिलचस्पी होती है अपनी खुशी से, अपने ज़हनी सुकून से। अपने ससुराल में आते ही अगर किसी से कोई अनजाने में भी गलती हो जाती है या कोई जानबूझ के भी आपके साथ गेम खेल रहा है, जैसे कि मेरे साथ खेली गई थी, तो आपने खामोश रहना है। आपने अपने हस्बैंड को फ़ौरन शिकायत नहीं लगानी, अमलन भी नहीं, बता के भी नहीं लगानी। ये शिकायत जो भी हो, ये शिकायत जो भी हो, आपने अपने सास को बताना है और वो भी इस तरीके से नहीं बताना कि आपके रवैये में हकारत, नफ़रत, लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने अपना मुद्दा उन्हें बताना है कि मैंने तो ये काम इस तरीके से किया था लेकिन बड़ी भाभी हो गई या नंद हो गई या जो कोई भी आपसे जो है ना चिढ़ रहा है, उसके बारे में आप उन्हें कहें कि मैंने तो ये काम इस लिहाज से किया था, ये सोच कर किया था, उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो अब मैं क्या करूं। जब आप इस तरीके से अपनी सास से बयान करेंगी तो वो आपके सारे लड़ाई झगड़े अपने गले में ले लेंगी, अपने पल्ले बांध लेंगी और वो खुद उस चीज़ को हैंडल करेंगी, डील करेंगी। और जब आपकी सास इन सब मामलात को हल करना शुरू कर देगी तो घर की किसी और फर्द की ज़रूरत नहीं होगी आपके साथ बात करने की या आपको आपका ज़हनी सुकून बर्बाद करने की। जब आप जाते ही अपने ही शौहर की सिर्फ होके रह जाती हैं और ना अपनी सास से कुछ पूछती हैं, ये सोच रही होती हैं कि जी मेरे शौहर की तो बड़ी अच्छी आमदन है, बड़ा अच्छा कमा रहा है, इसने घर बना लिया है, ये सबको सपोर्ट कर रहा है, तो अब मैं जो चाहे करती फिरूं और यहाँ पे मेरी भी इतनी ही वैल्यू होगी, इतनी अहमियत होगी जितनी कि मेरे शौहर की है, क्योंकि मेरे शौहर कमाऊ है, कमा रहा है, सबको दे रहा है, सबको पाल रहा है, तो मुझे भी इनके ऊपर जज बन के रहना है। तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी भूल, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको वहाँ पे अगर अपने शौहर के शाना बशाना रहना है ना, तो आपने बड़ी अक्लमंदी, समझदारी और होशियारी से बनना है। और वो अक्लमंदी, समझदारी जो है ना, ये घर की जो नॉर्मल छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनकी कोई अहमियत, वैल्यू नहीं होती, जो बज़ाहिर जो है जिनको हम कुछ नहीं समझ रहे होते, इन्हीं चीज़ों से बुनियादें जो होती हैं ना मजबूत होती हैं। जैसे कि एक टाइम का खाना अपने हस्बैंड के साथ खाएं, एक टाइम का खाना अपनी सास के साथ खाएं। कहीं जा रही हैं अम्मी के घर, जब भी जा रही हैं अपनी सास को ऑफ़र करें, अम्मी मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ जाएंगी। इस तरह करने से आपकी अम्मी और आपकी सास के बीच में भी अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। और जैसे ही अपने मैके पहुंचती हैं, वहाँ पे अगर कोई आपकी भाभियाँ, आपके भाई, कोई भी अगर आपकी सास के साथ मतलब ठीक तरीके से, ज़ाहिर भाभियाँ भी बिज़ी होती हैं, कामों में लगी होती हैं, या अम्मी बिज़ी हैं, वो आपकी सास को सही तरीके से अगर टाइम नहीं दे रही, तो आप ख़ुद उठ के उनकी जो है ना केयर करें, उनको इज़्ज़त दें, उनको कहें कि आप यहाँ बैठें, खाना सर्व करते हुए उन्हें स्पेशल तौर पर ज़्यादा डाल के दें, ख़ुद उन्हें पकड़ाएँ कि आप ये खाएँगे, आपके लिए है। मैके से निकलते हुए अपनी अम्मी को अपनी तरफ से कोई गिफ्ट वहाँ से दे दें, नाम अपनी भाभीयों का कर दें। कोई सी पहले से प्लानिंग कर लें कि अब सास ने मेरी नहीं पहले मैके जाना है, तो वहाँ पे अब आप अपनी भाभीयों को नहीं कह सकती कि अगर भाभियाँ नहीं भी हैं तो माँ बाप को भी आप नहीं कह सकती कि मेरी सास आ रही है तो उसको अपनी गिफ्ट देना है। आप ख़ुद थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी सास को पसंद हो, चाहे खाने में हो, चाहे वो अच्छे कपड़े जूते अगर आपके वसाइल हैं, आप अफोर्ड कर सकती हैं, वो लेके रख लें। तो अपनी सास से कहें कि आपके लिए स्पेशल है, आपने साथ लेके जाना है, अम्मी की तरफ से है, भले ही वो आपने खुद बनाया हो, खुद किया हो। ऐसा करने से भी आपकी सास के दिल में जो आपके लिए मोहब्बत पैदा होती है कि ये मुझे इतनी इज़्ज़त दे रही है, इसके मैके वाले मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं। अक्सर लड़कियां यही गलती करती हैं कि जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जब मैके जाती हैं तो बस एक बार अगर साथ गई हैं तो ठीक है, उसके बाद खुद ही शौहर के साथ कभी जा रही हैं मैके और मैके से खुद ही वापस आ रही हैं। इस चीज़ों से, इस बात से भी सास चिढ़ती है। सास को गुस्सा आता है कि अब इसके घर वालों ने मुझे किसी काम का ही नहीं समझा हुआ, मेरी कोई वैल्यू, कोई इज़्ज़त ही नहीं है। और
अगली जो चीज़ होती है ख़ास, जब आप अगर किसी दफ़ा हर दफ़ा अगर आप साथ नहीं लेके जाती, लेकिन कम से कम एक आध दफ़ा लेके जाएं और दोबारा जब आपने जाना है आप उनसे पूछें कि आप साथ आएंगी। अगर वो खुद कहती हैं कि नहीं मैंने क्या करना है मैं नहीं आऊँगी, तो ये अलग सी चीज़ है। अगर वो कहती हैं कि मैंने ठीक है मैं साथ चलती हूँ, तो आप उन्हें साथ ज़रूर लेके जाएंगी। ख़ास तौर पर ये बातें उन लड़कियों के काम आती हैं जिनके शौहर परदेसी होते हैं, क्योंकि परदेसी जो होते हैं ना, ज़्यादातर आजकल के जो हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इसमें बच्चे परदेसी हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई तालीम का ऐसा सिलसिला है कोई नहीं। ज़्यादातर बच्चे मैट्रिक करते हैं, उसके बाद या दुबई या अबू धाबी या फिर किसी भी जो है ना बैरून मुल्क में चले जाते हैं, कहीं भी जॉब कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं और अपने घर की गुजर बसर करते हैं। तो ऐसी लड़कियों को ख़ास तौर पे अपनी सास के साथ दोस्ती करना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्ती इन शुरुआत के दिनों में जब हो जाए ना, उसके बाद जब आपके हस्बैंड वापस चले जाते हैं, दूसरे शहर जब चले जाते हैं, तो पीछे से ये सास आपको इस तरह सपोर्ट करती है जैसे कि आपके शौहर करते हैं। इस तरह आपके साथ सारा बन के खड़ी होती है जैसे आपके शौहर खड़े होते हैं। ज़ाहिर है आप जवान हैं, अगर घर में आपके देवर जेठ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अगर आपकी सास के साथ अनबन हुई है, आप अलग से सो रही हैं, तो आप पे हज़ारों किस्म के इल्ज़ामात भी लग सकते हैं। ठीक है, काम के सिलसिले में भी आप पे हज़ारों किस्म के इल्ज़ामात लग सकते हैं। और अगर आपने शादी की शुरुआत में ही अपनी सास से दोस्ती नहीं की हुई, आपने अपने हस्बैंड को कुछ शिकायतें लगाई हुई हैं, जब आपके हस्बैंड परदेश चले जाते हैं ना, तो वो जब यहाँ मौजूद होते हैं तब तो वो आपकी सारी बातें सुनते हैं, आपका कहना भी मानते हैं, आपकी खातिर घर वालों से लड़ भी लेते हैं। लेकिन जब वो परदेसी हो जाते हैं ना, तो पीछे से जब आप उन्हें ऐसी बातें बताती हैं ना, तो वो कहते हैं कि तुम आई हो तब से ही तुम नेगेटिव हो, तब से ही तुम्हारी नहीं बनती, अब मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा यही हाल है। तो ये बातें सुनने से बेहतर है कि आप पहले ही अपनी सास के साथ इतनी अच्छी दोस्ती बना के रखें। और सास के साथ दोस्ती करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता। आजकल के ज़माने में ऐसे ही सास को भूत समझा हुआ है। हालांकि बुज़ुर्गों के बगैर घर की कोई रौनक भी नहीं है और आप चल भी नहीं सकती, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती है ना, आपका पहला बच्चा होता है, तो अगर आपकी सास ना हो ना, तो आपको कुछ पता नहीं कि क्या खाना है, कैसे खाना है, बच्चे को कैसे संभालना है। हर सास बुरी भी नहीं होती और सास को ट्रीट करने के तरीके भी होते हैं। ज़िद्दी से ज़िद्दी सास को भी आप अगर कोई गिफ्ट दे देती हैं ना, कोई तोहफ़ा दे देती हैं, उसके गुस्से को कंट्रोल कर लेती हैं। उसके जब सास गुस्से में होती है, आप खामोश हो जाएं, आप चुप हो जाएं, आपकी कहीं पे गलती है, फिर आप प्यार से उनके पास बैठें और उनसे पूछें, अम्मी आपका मूड ख़राब है, किस वजह से ख़राब है? आप अम्मी नहीं कहती हैं, आप खाला कहती हैं, आप फुफ्फो कहती हैं। ज़रूरी नहीं है हर सास को आप अम्मी ही कहें। आप जिस रिश्ते से उन्हें बुलाती हैं उसी से उनसे मुखातिब हों और उनसे पूछें कि अम्मी बताएं मुझसे क्या गलती हुई, आपको कौन सी बात बुरी लगी है, मैं अपनी उस गलती को दूर करूंगी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, आप बड़ी हैं मेरे घर की और मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी वालदा हैं, और मेरे हस्बैंड तभी मेरे हैं जब आप मेरे हैं। वो मेरे तब इज़्ज़त करेंगे जब मैं आपकी इज़्ज़त करूँगी या आप मुझसे खुश होंगी। आपके ये चंद एक जो छोटे छोटे से अल्फाज हैं, ये आपकी सास के दिल को लगते हैं। ज़ाहिर है वो भी एक औरत है, उसे भी एक प्यार और इखलाक की उतनी ज़रूरत होती है। जैसे जैसे बुज़ुर्ग हो जाती हैं ना ख़वातीन, वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि हस्बैंड के साथ उनके ऐसे कोई दोस्ताना ताल्लुकात रहते नहीं हैं जो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं। और आगे से अपने बेटों पे ही उन्हें उम्मीदें होती हैं, और बेटे जब उनको शादी बेटों की कर देते हैं और बेटे जब अपनी बीवियों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो माएँ बिल्कुल अकेली हो जाती हैं और उनके पास मेन टारगेट उनकी बहू ही होती है। तो आप वो टारगेट ना बने, आप अपनी सास को इतना खुश कर दें, और खुश करने के चंद तरीके हैं नॉर्मल से जो मैंने आपको बता दी हैं। आप देखिएगा, आप इनको एक बार आजमा के देखें। शुरुआत के दिनों में ही आपकी सास कैसे आपकी दीवानी होकर रहती है, और जब शौहर परदेसी हो तो पीछे से इतने काम आती हैं ये सासें। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि जिनके शौहर परदेसी होते हैं उनकी सास उनको पीछे से कैसे सपोर्ट करती है, कैसे साथ देती है, कैसे उनकी हेल्प करती है, अगर बहू अच्छी हो तो। ठीक है, ये मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा शेयर कर रही हूँ, और उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैं रोटी बनाते हुए मुझे साथ में सैलेड का ख्याल आ गया कि मुझे सलाद बनानी है, मुझे सलाद खानी है दिन के खाने में। तो मैंने जल्दी से प्याज काटे और फ़ौरन से नमक लगा के मसल के उन्हें रख दिया कि जब तक रोटी बन रही है थोड़ी देर नमक लगा रहे, फिर मैं प्याज़ों को धो लूँगी। अच्छा, ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कोई भी बात अगर बुरी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई बात कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं, मैं इंशाल्लाह पूरा जवाब दूंगी आपको, उस पर वीडियो भी बनाऊंगी, और जो है अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करूंगी कि मेरी आने वाली जितनी भी नस्ल है ना, जितनी भी आजकल की बच्चियां हैं, उनकी जो आगे की ज़िंदगी है वो खुशहाल गुजरे, वो टेंशन डिप्रेशन की मरीज़ा ना बने, वो साइको ना बने, उनके शौहर उनके साथ नाराज़
शौहर की लाडली आप तभी बन सकती हैं जब उसे हर किस्म का ज़हनी सुकून दिया जाए, और हर किस्म के ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए अपने दिल को बड़ा करना पड़ता है। बाज़ जगहें जो है होती हैं ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा झुकना भी पड़ जाए तो आप झुक जाएं जहाँ पे आपका ज़हनी सुकून हो। तो अपने ज़हनी सुकून की खातिर मेरी इन बातों पर एक बार अमल करके देखें, आपकी ज़िंदगी आपकी बहुत खुशहाल और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ओके जी, इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।